मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, आज सीडीपी मैराथन क्लास है जिसमें हम 31 से लेकर 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी के साथ। कंप्लीट थ्योरी हम आपको देंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये हमारा कंप्लीट रिवीजन क्लास होगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहले से बने हैं तो आप देख रहे होंगे कि सीडीपी मैराथन क्लास का मैंने पिछला एक क्लास लिया था जिसमें मैंने उस क्लास में 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्योंकि ये 200 क्वेश्चंस का सीरीज है तो हम बेस्ट 200 क्वेश्चंस को सीडीपी मैराथन क्लास में लेंगे, जिसमें आपकी मॉक टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। बाल विकास से संबंधित सारे प्रश्नों का जो है वो आपको हल मिल जाएगा, और आपका जो तैयारी है वो थ्योरी के साथ मिल जाएगा। यानी कि एक वीडियो में आपको कई तरह के फायदे मिल जाएंगे। तो हम आइए इसी तरह हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और आपका जो है वो फीडबैक हम आपको देते रहेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मतलब कि ऑप्शन 1 है हमारा, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। तो ये तो सरासर गलत ऑप्शन है। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, और चौथा जो ऑप्शन है हमारा, स्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आपको इसके बारे में बता दें कि वैचारिक परिवर्तन से आशय उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जैसे कि रचनात्मकता, सोच, स्मृति, समस्या को सुलझाने की व्यवहार आदि। शिक्षक बच्चों को स्पष्ट व्याख्या प्रदान करके और प्रत्येक छात्र के साथ अलग अलग विचार विमर्श करके उनके बीच वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, जिससे कि शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो हमारा चौथा नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा नंबर ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पिछली दफ़ा मैंने क्या किया था कि पुराने सीडीपी मैराथन क्लास में मैंने जो है वो इंग्लिश प्लस हिंदी में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन डाले थे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में ही देखें, और अगर आप इंग्लिश में कुछ ऐसे व्यूअर हैं या वैसे व्यूअर हैं जो इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मैं अगली वीडियो में अगर ऐसे कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, तो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं गारंटी है कि मैं दोनों लैंग्वेज में लाऊंगा क्वेश्चन। क्योंकि मैंने सोचा कि हिंदी में जल्दी से जल्दी ले आता हूँ, दो लैंग्वेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पिछली दफ़ा मैंने लगभग करीब वो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन गया था, फिर भी मैं बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को डील कर लेता हूँ। आप अगर कहीं और के वीडियो देखेंगे तो देखेंगे कि लगभग 1 घंटे की वीडियो में मात्र 10 से 15 क्वेश्चंस को वो सॉल्व करते हैं। तो सोचिए कि कितना टाइम टेकन हो जाता है वो क्लास। मगर हम अपने क्लास में क्या कर रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम कंप्लीट थ्योरी दे रहे हैं। जी हाँ, कंप्लीट थ्योरी दे रहे हैं। तो आइए हम 32 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है वो है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो आपको बता दें कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सक्रिय भागीदारी में जांच, अन्वेषण, पूछताछ, वाद विवाद, आवेदन और प्रतिबिंब शामिल हैं, जो कि सिद्धांत के निर्माण और विचारों, पदों के सृजन की दिशा में ले जाते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अब आइए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जी हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया भी है। चलिए यहाँ फिर से डिस्कस कर देते हैं कि एक शिक्षार्थी के हित सीधे उसकी प्रेरणा के स्तर से संबंधित है। दूसरी ओर प्रेरणा बच्चे को और अधिक रचनात्मक बनाने में मदद करती है। बच्चे सर्वाधिक रचनात्मक तब होते हैं जब वे किसी अपनी रुचि की गतिविधि में भाग ले रहे होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा नंबर ऑप्शन जो है हमारा अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। जी हाँ, तब उसका जो विकास होता है वो सर्वाधिक सृजनशील होता है। अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषावाद जो किसी बच्चे की पहचान का निर्माण करता है और भारतीय भाषाई परिदृश्य की खास विशेषता भी है कि शिक्षक द्वारा एक संसाधन, कक्षा रणनीति, एक रचनात्मक भाषा और एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 संसाधन के रूप में। तो तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो 34 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन 1 है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। तीसरा ऑप्शन उनके चिंतन को समझने की अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो देखिए चौथा ऑप्शन तो हमारा सरासर गलत है, तो इसको तो काट ही दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उनके चिंतन को समझने के लिए समझने की अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा नंबर ऑप्शन। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, इसकी थ्योरी क्या है। तो इसकी थ्योरी जो है वो है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत जोड़ देता है कि व्यक्तियों को अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार छात्रों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को एक शिक्षक द्वारा उनकी सोच को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा वो 3 नंबर था। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम से त्रुटि सिद्धांत से है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हमारा। इसका जो राइट आंसर था वो मैंने बता दिया कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है। अब आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन,
डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन 1 है हमारा स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलव, तीसरा ऑप्शन है युंग और चौथा ऑप्शन है हमारा पियाजे। तो 36 नंबर जो है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता और छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने स्वयं के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर आपको पता चल गया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ही पता चलता है हमें कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है और छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने स्वयं सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो पियाजे हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अब आइए 37 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है 37 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 1 है हमारा बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, तीसरा है हमारा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, और चौथा ऑप्शन है हमारा बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को जरूरत होती है कि शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास का और हितों पर विचार करने के बाद अधिगम की जो है योजना बनाए। तो 37 का जो हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 जो है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तभी तो बच्चे जो है वो अपने विचार, अपनी मौलिकता को वो बढ़ावा दे पाएंगे और अपना सृजनशीलता जो है वो जो रचनात्मकता है वो देख पाएगा। जब बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को हम महत्व देंगे तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो यही है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 3 जो है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए देख लेते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन 1 है हमारा प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, तीसरा ऑप्शन है हमारा उस पर एक संभाषण देकर, चौथा ऑप्शन है हमारा कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए कि जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो एक थ्योरी है इसकी कि देखिए कि कार्यों को छोटे भागों में तोड़कर जब हम बांटते हैं, सामग्री विश्लेषण से संबंधित होता है। कार्यों को जब छोटे भागों में हम भागों में तोड़कर सामग्री विश्लेषण में संबंधित है, तो क्या करते हैं कि जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह प्रक्रिया शिक्षकों के साथ साथ शिक्षार्थियों को भी जटिल स्थिति के समाधान में मदद करता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर की कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। चौथा ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब कोई भी ऐसी समस्या आती है, जब हम लोगों को अपने घर में ही कोई ऐसी समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को तोड़ कर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई हमारे पास एक आडंबर सा एक समस्या आ गया कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कहीं किसी से राय लेते हैं, तो वो थोड़ी राय से हम क्या करते हैं कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे, पहले इस प्रक्रिया से गुजरते हैं।
जैसे मैथ के सवाल में ही होता है, क्या करते हैं हम मैथ के सवाल में कि स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यही होता है कि जब चीज़ों को हम तोड़ देते हैं ना तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। तो 38 का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो ऑप्शन 1 है हमारा अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा ऑप्शन है एक प्रभावी आकलन युक्त है। तीसरा ऑप्शन है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा ऑप्शन है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो देखिए कि हमें ये देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उस रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। तो अगर हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, तो ये समस्या है। देखिए कि इसमें सबसे बेटर ऑप्शन को समस्या दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा ये दिख रहा है, ये समस्या ही तो है। अगर कोई टीचर जो पढ़ा रहा है तो अगर उसी रूप में अगर बच्चा ज्ञान को वो प्रतिपादित कर देता है तो वो क्या हुआ, वो रट्टूमल हो गया, वो याद करने की पद्धति हो गई और रटना हो गया। तो ये तो हमारा एजुकेशन पॉलिसी में तो ये है ही नहीं कि रटना, तो ये दूर दूर तक नहीं है। रटना और याद करना इसको जो है शिक्षित हमारा जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें इसको हटा करके रखना है। तो देखिए कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। समझिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। लोग अपने बुद्धि स्तर, रुचि क्षेत्र, रचनात्मक आदि के मामले में अलग अलग होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि छात्रों से ज्ञान को उसी तरह पुनः पेश करने की उम्मीद करना जैसे कि उन्होंने उसे प्राप्त किया है समस्या पैदा करता है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को उसी रूप में पुनः पेश नहीं करते हैं जैसा उनको प्राप्त हुआ, इसीलिए ये समस्या है। अब आइए देख लेते हैं हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है। ऑप्शन 1 बेहतर होता है, ऑप्शन 2 स्थिर रहता है, ऑप्शन 3 अवनत होता है, या ऑप्शन 4 समान रहता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो बेहतर होता है। अब कैसे बेहतर होता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब बेहतर कैसे होता है, तो एक समूह चर्चा में समान हितों वाले छात्र विचार विमर्श हेतु एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। एक समूह चर्चा में समान हितों वाले छात्र विचार विमर्श हेतु एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। यह एक प्रभावी प्रक्रिया है, क्योंकि यह व्यक्ति के सभी क्षेत्रों संज्ञानात्मक, भावात्मक और पेशीय संचार को प्रभावित करता है। इसीलिए जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। धीरे धीरे फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस को डील करते जा रहे हैं। आपको अगर बीच में अगर कोई भी ज़रूरत आ जाती है तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने कामों को देख लें, फिर आप वीडियो पे आए, क्योंकि साइकोलॉजी को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। साइकोलॉजी में आपको ये नहीं है कि आप चीज़ों को रट लें, इसको समझना पड़ता है। और जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको एग्ज़ाम में क्या होगा कि दो जो ऑप्शन है वो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, तो आप उन दोनों में से ये नहीं चूज कर पाएंगे
कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसीलिए जब हम चीज़ों को अच्छी तरह बता रहे हैं तो आप उसी तरह ग्रैब करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो कॉन्शस माइंड में वो एक बार चला जाए। अगर वो एक बार चला जाता है तब आप अगर एग्ज़ाम में या वैसा क्वेश्चन फिर मिलता है तब आप उसे अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो आइए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुमान करती है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। जी हाँ, ये तो सही है। विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है, लेकिन यह एक अनुक्रमिक और व्यवस्थित पैटर्न के हिसाब से चलती है। अनुक्रमिक मतलब पैटर्न, सिस्टमैटिक करके। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो उदाहरण के लिए हम क्या कहेंगे कि एक बच्चे के पहले वर्ष में विकास की दर सेफालोक्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल पैटर्न होता है। सेफालोक्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल पैटर्न होता है, यानी कि विकास बचपन में ऊंचाई और वजन आदि के हिसाब से होता है। अब आपको क्या बोलें कि सेफालोक्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल जो है पैटर्न आपको अगर समझना है तो अच्छे से समझना है तो आप मेरे पुराने वीडियोज में जाइएगा। वहाँ पे मैंने बाल विकास के जो डेवलपमेंट और प्रिंसिपल हैं उसमें मैंने समझाया है। फिर भी आप अगर थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा के लिए आप ये जान जाइए कि सेफालोक्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, कि यानी कि विकास बचपन में ऊंचाई और वजन आदि के हिसाब से होता है। तो जो हमारा 41 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्रमबद्ध और व्यवस्थित हमने बात भी किया कि विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है, लेकिन यह एक अनुक्रमिक और व्यवस्थित पैटर्न के हिसाब से चलती है। उदाहरण भी मैंने बता ही दिया आपको। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है 41 का। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन 1, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा, विकास एक एकल आयामी है। और चौथा, विकास पृथक होता है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, देखिए जब आप एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, एक मतलब आपको इसे हर जगह नहीं ट्रिक करना है कि हर जगह ये काम आए। अक्सर ये देखा गया है कि जब आपको कोई बड़ा ऑप्शन मिलता है तो आप उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लें। आपको लगता है कि वो डायरेक्ट वो कर रहा है उस थ्योरी को, उस क्वेश्चंस को बता रहा है, उसके आंसर्स बता रहे हैं, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है ये और बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। ऑप्शन 2, सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अब बात करते हैं तो विकास सीखने की तरह एक आजीवन प्रक्रिया है। एक व्यक्ति का विकास उसके आसपास, पर्यावरण, सामाजिक जीवन आदि के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार क्या समझते हैं हम कि सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 का ऑप्शन 2। फ्रेंड्स देखिए, हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी डील कर पा रहे हैं ताकि आपका जो समय है वो बचे और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस को डील कर पाएँ। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चंस को हम समझ नहीं रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार थ्योरी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आप ये वीडियो को पॉज करके देख भी लीजिए और क्वेश्चंस को समझते हुए चलिए। तो आइए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन सॉरी। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। हमारा पहला ऑप्शन है कि वातावरण के प्रभाव के कारण। दूसरा ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा ऑप्शन है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच
अन्योन्य क्रिया के कारण। और चौथा ऑप्शन है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए यहाँ पे तो वो थ्योरी तो काम नहीं आई, थोड़ा सा बड़ा है। 43 नंबर में क्या है कि थोड़ा सा बड़ा है हमारा ऑप्शन, लेकिन देखिए एक बार पढ़ लीजिए तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो आपको यही देखते रहना है कि ऐसा नहीं कि सारे बड़े में आप टिक लगा के चले आए और पता चले कि वो हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, सर ने तो यही बताया था। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बार कहता हूँ कि अगर थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़ा गौर से पढ़ लें। तो क्योंकि हम लोगों ने बाल विकास के बारे में पढ़ा है तो ये कॉमन सी थ्योरी है और आप सभी को पता है कि व्यक्ति जो भिन्नता होती है हमारा, जो तीसरा ऑप्शन है हमारा कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही होती है। तो ये मैंने सारे वीडियोज़ में मैंने बताए हैं और ये तो एक सिंपल सी थ्योरी है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो कि व्यक्ति के बीच अंतर तैयार करता है। आनुवांशिकता एक व्यक्ति के भीतर जैविक कारकों और प्रभावी करता है और पर्यावरण एक व्यक्ति के बाहरी या सामाजिक कारकों से संबंधित है। यानी कि आनुवांशिकता क्या है? वंशानुक्रम जो क्या है कि व्यक्ति के भीतर जैविक कारकों को प्रभावित करता है और वातावरण पर्यावरण क्या है, व्यक्ति के बाहरी या सामाजिक कारकों से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा हो गया तीसरा नंबर ऑप्शन 43 का। अब आइए देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। एक कम महत्वपूर्ण, दूसरा रोमांचकारी, तीसरा मुख्य और चौथा गौण। तो देखिए कि एक बात बता देते हैं आपको कि देखिए परिवार एक बच्चे के लिए एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। परिवार एक बच्चे के लिए प्राथमिक स्रोत माना जाता है। परिवार बच्चे को विभिन्न संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक पहलुओं को जानने में मदद करता है। यह बच्चे को सांस्कृतिक मूल्यों, गुणों, मानदंडों और विकास जो विकसित और आदि को विकसित करता है और उसको विकसित करने में मदद भी करता है। तो अगर यहाँ बच्चे के समाजीकरण में परिवार की ओर से हमारी थ्योरी के हिसाब से अगर चलें तो क्या जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिवार जो है वो यहाँ पे मदद करता है और ये मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक सभी पहलुओं में मदद करता है तो ये तो मुख्य भूमिका निभाएगा ना। कम महत्वपूर्ण तो है नहीं, ये गौण भी नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए हमें 44 का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये कहाँ से है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास थ्योरी से है। और मैंने संज्ञानात्मक विकास थ्योरी के सबसे पहला मैंने पियाजे संज्ञानात्मक विकास थ्योरी ही का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने तकरीबन वो 20 मिनट का वीडियो है, 20 से 22 मिनट का वीडियो हो जाए देखेंगे तो आप, और आपको सारी मतलब क्या बताएं, आपको पियाजे से संबंधित सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे। मतलब इतना बेहतर से मैंने बता दिया है। अगर आप वो देखे होंगे तो आप इसका आंसर जानते होंगे। और अगर जो लोग नए जुड़े हैं और जिन्हें नहीं पता है तो फिर हम बात कर लेते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन पहला है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में, और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन का कह रहा है कि सही मिलान कौन सा है, सही मिलान वाला जोड़ा। तो हमें सही मिलान वाला जोड़ा देखना है। तो देखिए कि हमारा सही मिलान वाला जो जोड़ा है वो है
ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, जिसे हम ठोस परिचालन चरण भी कहते हैं। तो इसके बारे में अगर पियाजे के बारे में जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि ठोस परिचालन चरण जो है, मूर्त संक्रियात्मक चरण क्या होता है कि 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष की उम्र तक रहता है। इस स्तर पर और अधिक तार्किक, संगठित और तर्क संगत सोच विकसित होती है। बच्चे जवाब तक पहुंचने के लिए समस्याओं पर काम शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कह दें तो ब्लॉक, उंगलियों आदि का उपयोग करते हैं हुए गणितीय समस्या को सुलझाते हैं। मतलब अगर आप उनको जोड़ देते हैं कि बेटा बताओ तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया, तो वो 3 उंगली पे जोड़ेगा, वो अपनी उंगली को देकर कहेगा 1 2 3, तो अपनी उंगली को चलाकर वो देखेगा तो बोलेगा कि पापा उसका आंसर 3 होगा, तो वो बता देगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो गया। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 1 है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा है कार्यकरण, चौथा है विपर्यय चिंतन। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हमारे संज्ञानात्मक विकास से आते हैं। देखिए पियाजे जो है उनकी जो थ्योरी है वो इतनी अच्छी थ्योरी है, और उनका जो उन पे जो बहुत सारे राइटर का जो मत था वो बहुत ज़्यादा मत था कि वो उन्होंने जो थ्योरी दी है वो एक अच्छी थ्योरी है और एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल वो यूज़ होती है। तो इसीलिए पियाजे को आप अच्छी तरह से पढ़ें। पियाजे से तकरीबन 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो आइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है। मतलब यहाँ अगर कहेंगे तो देखिए पियाजे क्या कहते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञानेंद्रिय चरण में बच्चे क्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया के संबंध को पहचानने लगते हैं। अगर हम एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाते हैं तो बच्चे को रोता देखकर दुख पहुंचता है और उसे गोद में उठा लिया जाता है। बच्चों को जो है वो रोता देखकर क्या होता है कि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा, क्योंकि लाइट कट गई है फ्रेंड्स, तो ये भी समस्या रहती है। और तो आइए, खैर वो अलग बात है, ऐसी समस्या आती ही रहती है। तो देख लेते हैं कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा 3, कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 कार्यकरण। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित करती है। अब आइए देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश। वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। देखिए यहाँ पे 2 डैश है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो फिर देखिए पियाजे की थ्योरी आ गई। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए पहले वो ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मात्रा प्रकार, दूसरा ऑप्शन है हमारा आकार मूर्त परकता, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रकार मात्रा, और चौथा ऑप्शन है हमारा आकार और किस्म। देखिए यहाँ पे क है, किस्म है, ये किस्म है, आकार और किस्म।
तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। अब देखिए, अब देख लीजिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वे अपने अपने विचारों में समन्वय करके और जो वे जानते हैं तथा जो वे खोज करते हैं इनके बीच की विसंगतियों को अनुभव करके अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। क्या करते हैं कि पियाजे के अनुसार क्या होता है कि वयस्कों की तुलना में अलग अलग तरीकों से सोचते हैं बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आप समझते रहिए बातों को। और वे अपने अपने विचारों में समन्वय करके और जो वे जानते हैं तथा जो वे खोज करते हैं उनके बीच की विसंगतियों को अनुभव करके अपने आसपास की दुनिया को वो समझ लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 3, प्रकार और मात्रा। अब आइए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। और चौथा ऑप्शन है हमारा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बेटर ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एक आधारभूत सहायता का उदाहरण देना। तो आप सारे ऑप्शन को चुनिए और देखिए पहला ऑप्शन देखिए कितना बेहतर है, अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। मचान एक शिक्षण पद्धति है। अब आपको बता देते हैं देखिए कि अब ये मचान शिक्षण पद्धति पर आ गया। अब आपको यहाँ से एक देखिए मचान शब्द के बारे में भी जानने को मिल गया कि मचान एक शिक्षण पद्धति है जिसमें एक प्रशिक्षक शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करता है ताकि वे एक समस्या को हल कर सके, कोई दिया गया काम कर सके और एक लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ हो सके। मचान में प्रयोग होने वाले कई सुविधा कारक उपकरण होते हैं जैसे कि किसी काम की छोटे भागों में बांटना, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना, सहकारिता के शिक्षण को बढ़ावा देना, उच्च स्वर में चिंतन करना, क्यू कार्ड मतलब क्यू कार्ड, क्यू नहीं क्यू कार्ड या मॉडलिंग का उपयोग करते हुए पूछताछ आदि करना। मतलब क्यू कार्ड तो आप तो समझते ही हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ हो गई तो क्यू मतलब आप समझे हिंट देना, क्यू कार्ड देना जिससे कि बच्चे को अगर परेशानी हो रही है तो वो हिंट के माध्यम से हिंट दे करके वो प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसा होता है और प्रैक्टिकली ये सिद्ध भी है। अब आइए, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 1, अनुबोधन और संकेत देने तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया 48 का। अब आइए 49 नंबर हम देख लेते हैं। 49 नंबर क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन 1 जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा परिपक्व होने से, तीसरा अनुकरण से, चौथा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका ज़्यादा समय न बिताते हुए जो हमारा राइट आंसर है वो हमें मिल ही गया कि वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से। अब देखिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो पे जाकर देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। खैर वो बात रही, तो मैं इस क्वेश्चन से संबंधित वाइगोत्स्की ने क्या कहा है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए लेव एस वाइगोत्स्की उनका पूरा नाम था। वह एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास में व्यापक शोध किया था
और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि हम पुराने वीडियो में आपको बता चुके हैं। और अगर आपको ज़्यादा से उनके बारे में डीप में जानना है तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो खैर रही वो बात अलग। लेव वाइगोत्स्की का पूरा नाम बता दिया मैंने, लेव एस वाइगोत्स्की। वह एक क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास में व्यापक शोध किया था और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत उन्होंने ही दिया था। उनका मानना क्या था फ्रेंड्स कि बच्चे जो हैं वो बच्चों के बारे में सोच सामाजिक ज्ञान पर आधारित है और अपनी संस्कृति मेल मिलाप के माध्यम से विकसित की जाती है। बच्चे संस्कृति की परंपराएं, मूल्य, विश्वास और भाषा सीखते हैं। तो इस स्तर से आप समझ गए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का ये सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था और ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो बच्चे समाज में रह के वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके जो है वो सीखते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो मैंने बता दिया आपको, जो है हमारा चौथा नंबर ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए कोहलबर्ग की फिर बात आ गई। कोहलबर्ग के ही वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ से भी जाके कोहलबर्ग को देख सकते हैं। खैर रही बात, आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, पहला संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास का चरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुत सारे लोग जो अगर इस वीडियो पे बने हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन्हें कोहलबर्ग के बारे में पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो हमारे चैनल पे स्मार्ट स्टडी प्लस के वीडियो सेक्शन में जाके, जो हमारा तीसरा नंबर, हाँ शायद तीसरा या चौथा नंबर मेरा वीडियो होगा जो मैंने कोहलबर्ग पे बनाया है, तो आप वहाँ से नैतिक विकास के चरण को देख सकते हैं। और हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे है वो नैतिक विकास का चरण ही है। और नैतिक विकास जो था वो एक हिंज डिलेमा थ्योरी था फ्रेंड्स, जो कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास को समझाने के लिए। तो मैंने उस हिंज डिलेमा थ्योरी को, जो हमारे कोहलबर्ग के जो सिद्धांत हैं जिसमें मैंने बताया बहुत सारी बातें, तो मैंने वहाँ पे हिंज डिलेमा थ्योरी को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो आप वहाँ से जाके ये देख सकते हैं। तो राइट आंसर तो हमें मिल ही गया, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन है। अब आइए देख लेते हैं हम। तो इसका जो ऑप्शन है वो बता देते हैं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सर लिखते नहीं हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। अब आइए 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन 1 है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा जो है वो ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूहों में जा रही है। और चौथा ऑप्शन है हमारा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वैसे अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई अच्छा क्वेश्चन में से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करती है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित हम आपको एक थ्योरी बताते हैं, उसको गौर से सुनिए आप। बाल केंद्रित कक्षा एक वह स्थान है जहां अधिगम हेतु एक समूह में बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार योजना बनाई जाती है। इस तरह के एक कक्षा में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, यानी कि फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है।
आपको यहाँ से ये भी सीख लेना चाहिए कि सुविधादाता फैसिलिटेटर, ये इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आते हैं कि टीचर एक फैसिलिटेटर का भूमिका निभाता है। हिंदी में अगर हिंदी पेडागोगी में आता है तो आप सुविधादाता को टिक लगाकर आप सही आंसर का चुनाव करते हैं। तो क्या है कि सुविधादाता की भूमिका निभाता है और अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हेतु अपनी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए और अपनी अधिगम की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो पहले पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी मैंने ये जाना था। तो देखिए कि मैंने जो बताया है, तो मैंने जो बताया है इस क्रम में वो कौन सा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो हमारे थ्योरी के हिसाब से ये राइट आंसर हो गया तीसरा नंबर ऑप्शन 51 नंबर क्वेश्चंस का। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों की अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। देखिए बुद्धि एक बच्चे व्यक्ति द्वारा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और विभिन्न प्रयोजनों के लिए उन्हें लागू करने की क्षमता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, देखिए बुद्धि के बारे में, कि वाइगोत्स्की ने बुद्धि को निर्देशों से अधिगम की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। मतलब बुद्धि क्या है कि अधिगम की क्षमता है। तो इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है कि एक विशिष्ट योग्यता है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि है एक विशिष्ट योग्यता। बुद्धि एक बच्चे व्यक्ति द्वारा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और विभिन्न प्रयोजनों के लिए लागू करने की क्षमता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि निर्देशों से अधिगम की क्षमता के रूप में परिभाषित होता है। ये परिभाषित। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील और निरपेक्ष। ज़्यादा समय न गवाते हुए, तो ये थोड़ा सा, ये वैसे थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा लगेगा कि ये हार्ड क्वेश्चन है, पर ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो है अति संवेदनशील काल है, क्योंकि बचपन में क्या होता है कि बच्चे वो उसमें आप उनको जो सिखाते हैं वो सीखते हैं। आप अगर प्रारंभिक बचपन में किसी बच्चे को गलत सिखाते हैं तो वो गलत धारणा को लेकर के आगे बढ़ता है। अगर आप उसे सही चीज़ों को सिखाते हैं तो वो क्या होती है कि बचपन क्या होती है कि वो सही चीज़ें का नींव जो है वो बचपन में ही पड़ जाता है। तो ये क्या होता है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है अति संवेदनशील काल होता है। अगर बात करें तो प्रारंभिक बचपन के चरण के बाद हम भाषा जो है वो क्या होता है कि भाषा उसमें सीखता है, बच्चा अधिग्रहण करता है। 5 साल की उम्र तक क्या होता है कि बच्चा ध्वनियों को ध्वनि प्रणाली से जो है अपनी भाषा के व्याकरण के बारे में पता चलता है, जिसमें क्या होता है भी हजारों शब्दों को शब्दकोश की तरह अर्जित करते हैं। देखिए ये जो ध्वनि की बात की है हमने, ध्वनि प्रणाली, तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों को जो भाषा का विकास होता है तो सबसे पहले वो ध्वनि के माध्यम से पहले सुनता है वो। क्योंकि देखिए एक सिद्धांत है वो LSRW लैंग्वेज स्किल्स में मैंने पढ़ाया है, वो इंग्लिश पेडागोगी में भी है और हिंदी में भी आता है वो, और बाल विकास में भी लगभग ये सभी जगह है। तो LSRW हमारा पहला जो सीखने, जब हम सुनते हैं भाषा का विकास होता है वो होता है सुनने से, ध्वनि प्रणाली से। तो इसमें हमारा 53 नंबर क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया और साथ ही साथ 2-3 और चीज़ें भी जान गए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सहनशील शिक्षा कक्षा में
लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि जातीय भेदभाव का परिचायक है। दूसरा ऑप्शन है कि लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। और चौथा है कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो 54 नंबर देखिए कि लिंग पूर्वाग्रह दोनों लिंगों के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है, जिससे कि वे अपने विकास, अस्तित्व और महत्व संबंधी गलत धारणाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ये देखिए, ये जो टिप्पणी है जो किया गया है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ये इसी धारणा पर बेस्ड है कि रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं, और जो क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाते हैं, अगर आप एक बार भी देखते हैं तो वो चीज़ें, वो क्वेश्चंस, उस तरह के विचार आपको याद हो जाएंगे। तो इसीलिए हम उस पर थोड़ा ज़्यादा समय न गवाते हुए हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। आकलन, 55 नंबर क्वेश्चन है आकलन। ऑप्शन है बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है बच्चों में। दूसरा ऑप्शन है हमारा, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। तीसरा है कि सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। चौथा है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो देखिए आकलन क्या है कि मूल्यांकन, देखिए आकलन, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चों की शिक्षा की प्रगति का मापन कर सकते हैं और उसमें मापन करते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि समय पर सही प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है। अगर हम मूल्यांकन नहीं करते हैं, अगर आप एक तौर पे देखिए तो अगर हम किसी बच्चे का कक्षा में मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसे नहीं देखेंगे कि उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो पा रही है कि नहीं, उसे ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मापन हो सकेगा बच्चे में? क्या वो सही शिक्षा ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है? क्या उसके पापा को या उसके पेरेंट्स को या उसके शिक्षक को या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल पाएगा? या बच्चे का चारित्रिक विकास कैसा हो रहा है, उसमें किस तरह की शिक्षा का विचार आ रहे हैं, किस तरह का भाषा विकसित हो रहा है? तो ये सब चीज़ के लिए हमें मूल्यांकन और आकलन जरूरी हो जाता है। तो आकलन जो 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सीखने में सुधार का एक तरीका है, जिससे हम ये आकलन करके ये देखते हैं कि जब बच्चा वो चीज़ नहीं सीख पा रहा है तो हम उस चीज़ में सुधार करते हैं और उन्हें आगे बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन 4। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। अब आइए 56 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि यह एक विश्वास है कि सभी बच्चे कभी कुछ सीख मतलब को कभी कुछ सीख ही नहीं सकता, ये तो बेतुका है। तीसरा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और चौथा है कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो देखिए इसमें से जो दो क्वेश्चन है, दो जो ऑप्शन है वो तो पहले ही छट जाते हैं। जैसे कि देखिए कि यह विश्वास कि सभी बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकता, ये तो बेकार का ऑप्शन है। देखिए इसमें से बेकार का ऑप्शन हम ये छांट लिए। इसका यह एक ईश्वर के विशेष उपहार हैं, ठीक है, पर जो हमें क्वेश्चंस कह रहा है उसके हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब देख लीजिए कि यह पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन में देख लीजिए
कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो अलग अलग की बात तो यहाँ ये हो गई, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा नंबर ऑप्शन देख लीजिए। तीसरा नंबर ऑप्शन देख लीजिए कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। समावेशी शिक्षा जो होती है, समावेशी शिक्षा एक ही कक्षा में विकलांग और सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य हर बच्चे के लिए ज्ञान, कौशल और जानकारी बराबरी से पहुंचना और उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु तैयार करना, जो हमारा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है और समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारा जो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1 उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ऑप्शन 2 उन्हें उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, तीसरा ऑप्शन है कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, चौथा ऑप्शन है कि उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बेतुका है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि यदि एक शिक्षक अपने अक्षम, मतलब जैसे मान लीजिए कि असक्षम छात्र है, उसकी सफलता चाहता है, अगर कोई ऐसा छात्र है जो सक्षम नहीं है, वो असक्षम है, और अगर हम एक टीचर के तौर पर चाहते हैं कि उसकी सफलता हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसे, उस छात्र को समूह चर्चा में शामिल करना चाहिए। उसमें विश्वास पैदा होता है बच्चे में, उसे एक जिम्मेदारी देना और समूह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा नंबर ऑप्शन कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो दूसरा नंबर ऑप्शन जो हमारा, वो हमारा राइट आंसर है। उनके बारे में अधिक चर्चा जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा शामिल करें। अब आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखिए अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन 1 है हमारा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, दूसरा है अपमानजनक व्यवहार, तीसरा है बी को डी, वॉज को 100, 21 को 12 लिखना, और चौथा ऑप्शन है हमारा कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, कौन सा व्यवहार। तो देखिए कि ये प्रश्न हमारा डिसलेक्सिया से है। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जो सामान्य बुद्धि के बावजूद बच्चों के लिए पढ़ने में परेशानी पैदा करता है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए शब्दों की वर्तनी में आसानी से पढ़ने, शब्द लेखन, बोलकर पढ़ने में, शब्दों के उच्चारण में और अपने पढ़े को समझने में कठिनाई आती है फ्रेंड्स। उसे जो है क्या होती है कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों को क्या होता है कि आसानी से पढ़ने में, शब्दों की वर्तनी में, बोलने में और बोलकर पढ़ने में, शब्दों के उच्चारण में और अपने पढ़े हुए को समझने में कठिनाई आती है। पढ़ने या लिखने के दौरान डिसलेक्सिक वाले बच्चे पी और क्यू या बी और डी, मतलब बी और डी को के अक्षरों को उल्टा करके लिख देते हैं, या यू को एन लिख देंगे, या और डब्लू को कहेंगे तो एम के तौर पे लिख देंगे, तो वो रूप पलट करके लिख देते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो बता ही रहा है कि बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिख देना, पलट करके लिख देना। तो ये निर्योग्यता वाले बच्चे ऐसा करते हैं। तो तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 58 का। अब आइए देख लेते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। अब देखिए यहाँ पे नेत्रहीन वाले बच्चों की बात हो गई,
पहला जो ऑप्शन है हमारा, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना। दूसरा ऑप्शन है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके लिए किसी काम नहीं आएगी। ये तो बेकार है, तो पहले ही काट दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, उसे अलग अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ये भी हमारा बेकार ऑप्शन है, क्योंकि हम अभी समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, और ये तो सरासर ये भी बेकार हो गया। और चौथा ऑप्शन है कि देखिए हमारा ये गलत था। देखिए चौथा ऑप्शन देखिए कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अब देखिए ये भी गलत है, बिना किसी, पहला ऑप्शन देख लीजिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ये भी गलत है। बिना किसी विशेष प्रावधान के क्यों नहीं डाला जाएगा? क्योंकि वो आंशिक रूप से देख नहीं सकता है, वो नेत्रहीन बच्चा है, तो उसे विशेष प्रावधान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? तो हमारा पहला भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या मिल गया? 4 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन 4 जो है हमारा सही आंसर है। विशेष प्रावधान, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख नहीं सकता, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अब आइए फ्रेंड्स, हमारा अंतिम प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सीखना ऑप्शन 1 है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। तीसरा है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। और चौथा है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अब आइए सीखना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यह आमतौर पे देखा जाता है कि जब बच्चों में सुरक्षा, खुशी की भावना और उत्तेजना का भाव होता है, तो वे अपने सभी कार्य संपन्न करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत अगर क्रोध, असहायता और हताशा का भाव होने की स्थिति में बच्चे कक्षा में और बाहर भी सफल होने में समर्थ नहीं होते। जब बच्चे की रुचि के हिसाब से हम काम करेंगे, उसके खुशी के हिसाब से काम करेंगे, उसकी अपनी भावना के हिसाब से काम करेंगे, तो बच्चा क्या होगा कि खुश होगा और चीज़ों को सीखने में सक्षम होगा। और अगर हम विपरीत परिस्थिति की बात कर दें, उन्हें क्रोध से बात करेंगे, असहायता देंगे, हताशा का भाव उत्पन्न करके वैसी स्थिति में बच्चों को जो है लाएंगे, तो क्या होगा कि वो बच्चे सफल होने के बजाय वो कहीं भी घर में या बाहर में, घर के बाहर पर्यावरण या किसी अन्य जगहों पर, विद्यालय में वो एक संपन्न बालक और सफल बालक नहीं बन सकेंगे। तो खैर हम बात करते हैं सीखना। 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा मूल बात है, उस पे आते हैं। तो देखिए चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो आ गया। चौथा नंबर ऑप्शन, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, क्योंकि हमने बात की सुरक्षा, खुशी, भावना, उत्तेजना, ये जो भाव है तो ये संवेग है। तो हमारा यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.